एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे हम चौहानों का इतिहास, जिसमें क्रमशः हमने अजय राज, जिनकी डिटेल मिलती है, अर्णोराज, ये दोनों पढ़ लिए थे। इसके अलावा जो पहले के शासक हैं, छोटे मोटे, जिनके बारे में खूब सारी जानकारी मिलती है, वो सारे हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। अब हम अगली कड़ी में जिन शासक को याद करने वाले हैं वो है विग्रहराज चतुर्थ, यानी विग्रहराज चतुर्थ, जिनकी आज हम बात करेंगे। इन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ अपने समय में इतने प्रभावी शासक हुए थे अपने आप के समय में कि साथियों, उस जमाने में इनके शासनकाल को चौहान सत्ता का स्वर्ण काल कहा गया था। यानी इतना ज़्यादा प्रभावी इनका टाइम रहा था, इतना ज़्यादा प्रभावी इनके टाइम की बात थी। तो देखते हैं क्या कहना है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो शासक हमारे हेडिंग में आपके सामने अभी लिख रहा हूं, नाम है विग्रहराज चतुर्थ। चतुर्थ बोले तो इन्हीं को आप कह सकते हैं बिसल देव। क्या बात है, गजब। देखो प्यारे साथियों, स्पाद लक्ष्य सांबर अजमेर एक ही बात है ना। यानी विग्रहराज चतुर्थ जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इनके शासनकाल के बारे में जानोगे कि इनका शासनकाल कितना है। एनसीईआरटी में थोड़े से तो अजीब तरीके से मिलते हैं दोस्तों, बाकी देखो हर सोर्स अलग अलग गाथा गा देता है। एनसीईआरटी 1158 से लेकर 1163 तक का टाइम जो है इनका शासनकाल विग्रहराज का बता रहे हैं, ठीक है। जबकि ये तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, बिल्कुल प्रॉब्लम है इसके अंदर। विग्रहराज का जो टाइम है इसे कहा जाता है चौहानों का स्वर्णकाल। चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है। यानी इस टाइम विग्रहराज का जो पूरा साम्राज्य था वो आपका इस प्रकार से नागौर, अजमेर, सांबर क्षेत्र में इस प्रकार से इतना विशेष रूप से फैला हुआ था। यानी ये जो आप कस्बा देख रहे हो, इस कस्बे के अंदर यहां पर चौहान साम्राज्य की सत्ता जो मैंने अभी डायरेक्ट की है, इस राजस्थान के इस बेल्ट के अंदर ये हुआ करते थे। इसी टाइम एक काम और होता है, जिस काम की उम्मीद थी कि जब कोई राजा कोई अपना साम्राज्य विस्तार करता है तो दोस्तों एक बड़ी उम्मीद होती है। आपको पता है, यहां एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है दिल्ली। यहां पर एक जगह और इस जगह का नाम है दिल्ली। और इस क्षेत्र में यहां पर जिस वंश का राज था उसे तोमर वंश के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के आसपास जिस वंश का निवास था उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे दोस्तों तोमर वंश के नाम से जाना जाता है। तोमर समझते हो ना आप? तोमर, तोमरों का अधिकार था। और इन्होंने, आपको बता दूं, बड़ा ही शानदार फैक्ट है, विग्रहराज चतुर्थ ने साथियों तोमरों पर आक्रमण किया। तोमरों पर अधिकार करने वाला, तोमरों को पराजित करने वाला प्रथम शासक है। इन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। तोमर वंश है, तोमरों को पराजित किया। पराजित किया तो साहब दिल्ली क्षेत्र इसका होगा ही होगा, बिल्कुल स्पष्ट बात है ये तो यहां पर एक बात और आ जाएगी, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक, दिल्ली पर अधिकार करने वाला, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। प्रथम चौहान शासक था। ठीक है, बहुत अच्छी बात। प्रथम चौहान शासक था। कौन? हमारे ये बोले तो विग्रहराज चतुर्थ। ज्ञानी तो इतना है दोस्तों, बहुत ज्ञानी आदमी है। ज्ञान तो इतना भरा पड़ा है कि स्वयं ने एक रचना की थी। इन्होंने रचना की, स्वयं ने एक नाटक रचा, एक नाटक की रचना की। एक इनका दरबारी भी था, रचना की, और उस नाटक का नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक जो है, इसके अंदर संस्कृत भाषा में था यह नाटक। ज्ञानी बहुत था आदमी, विग्रहराज ज्ञान बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। हरिकेली नाटक की रचना कर दी।
इन्हीं के दरबारी ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना कर दी। इनके दरबार में एक सोमदेव नाम का कवि था। इनके दरबार में एक लेखक भी था, कवि भी था, और उस लेखक का नाम था सोमदेव। सोमेश्वर बाई का नाम है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज ललित विग्रहराज की रचना की थी। ललित विग्रहराज की रचना दोस्तों की थी किसने? सोमदेव ने की थी ललित विग्रहराज की रचना। दोनों विद्वान हैं, ये भी संस्कृत भाषा में हैं और खुद भी रचना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि साहब विग्रहराज चतुर्थ एक महत्वपूर्ण शासक में से एक है, और ये इतने मजबूत शासक है कि इनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने गजनी के शासक के साथ पंगा लिया था। गजनी के शासक खुसरू शाह को पराजित भी किया था। देखो दोस्तों, आपने एक जगह तो नाम सुनी होगी, गजनी कहाँ पड़ता है? कमेंट करके बताओ। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो विद्यार्थी जरूर टिप्पणी करके बताएगा कि गजनी कहाँ पड़ता है। दोस्तों, हमारे भारत के कई पड़ोसी देश हैं जिनमें से अभी आप मानचित्र में देख रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर एक जगह पड़ती है साथियों, जिसका नाम है गजनी। इधर हमारा राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक वंश निवास कर रहा है जिसका नाम है चौहान। चौहानों ने उत्तर भारत के अंदर क्या कर रखा है? तहलका मचा रखा है, और इन्होंने अपना शासन यहाँ पर मजबूत कर रखा है। इनका शासन दोस्तों यहाँ पर मजबूत हो गया। इनका शासन मजबूत हुआ तो इन्होंने शक्ति का परिचय दिया कि साहब मैं एकदम कमजोर आदमी नहीं हूं, मैं बहुत तगड़ा आदमी हूं। तो उस टाइम इस गजनी का शासक हुआ करता था, वो खुसरू शाह हुआ करता था। याद रख लोगे ना, खुसरू शाह गजनी के शासक थे जिनका नाम था खुसरू शाह। इधर हमारे चौहान जो शासक थे इनका नाम था विग्रहराज। कौन से वाले? चौथे वाले। विग्रहराज चतुर्थ और खुसरू शाह के मध्य क्या होता है? दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में, इस लड़ाई के अंदर, और खुसरू शाह क्या हो जाता है दोस्तों? पराजित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखोगे कि विग्रहराज का संघर्ष गजनी के किस शासक के साथ हुआ? खुसरू शाह के साथ। खुसरू शाह इसमें क्या हो गया था? इसकी फूंक निकल गई थी। समझ में आ गई बात क्या? हाँ, अब क्या हुआ? काम तकड़े तकड़े हमारे विग्रहराज जी करते हुए जा रहे हैं। विग्रहराज उस टाइम तो इनको कुछ नहीं कहा गया, विग्रहराज तो ठीक था, लेकिन आगे चलकर एक कवि हुए जिनका नाम था जयानक हुए दोस्तों। और जयानक ने एक रचना की थी जिनका नाम था पृथ्वीराज विजय। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय, और उस पृथ्वीराज विजय के अंदर इन विग्रहराज को एक उपाधि देता है बाद में, और उस उपाधि का नाम है कवि बांधव। कवि बांधव का मतलब होता है कवियों का आश्रयदाता। इसे कवि बांधव भी कह सकते हैं, इसे कट्टू बांधव भी कह देते हैं, एक ही बात है। यानी कि ये आदमी आश्रयदाता था, कवियों को ज्ञान देने वाला था, नॉलेज था, कवि का अध्यापन भी करवाने का ज्ञान था। तो बहुत तकड़ा ज्ञान था इस आदमी को, बहुत ही जबरदस्त वाला ज्ञान था। अब मैं कुछ विग्रहराज जी के निर्माण के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने एक विशेष रूप से निर्माण हमारे राजस्थान के अंदर इन्होंने करवाया था। वो क्या था? चलो अभी मैं आपको बता देता हूं जरा। अभी देख रहे हैं आपके पास एक बहुत सुंदर सा राजस्थान है ना, प्यारा सा एक्चुअल राजस्थान हमारे पास। देखिए, यहां पर एक जिला पड़ता है टोंक, चतुर्भुज आकार का। इस टोंक जिले में एक जगह है जिसे बोलते हैं बिसलपुर। दोस्तों, बिसलपुर नगर बसाया था, और बिसलपुर नगर बसाया साथ के साथ बिसलपुर में, ये बनास नदी किनारे है, बनास नदी पर बांध बनवाया, यानी जनता के लिए पानी का काम कर रहा है। बांध बनवाया इसीलिए आज उसको बिसलपुर बांध बोलते हैं, क्योंकि बिसल देव ने निर्माण करवाया था। विग्रहराज तो वैसे वो एक तरीके से पुराने विग्रहराज ठीक ठाक काम कर रहे थे, वैसे ये कर रहा था, उस हिसाब से बोले थे विग्रहराज जैसा लग रहा है। चतुर्थ तो अपने को याद करने के लिए कहा जा रहा है, तो नाम तो रिपीट होते रहते थे, 5-7 पीढ़ी के बाद में नाम भी रिपीट हो जाया करते थे। एक तो बिसलपुर बांध बनवा दिया इन्होंने।
अजमेर जिले के अंदर यहां पर एक पाठशाला का निर्माण करवाया। इन्होंने बनवाई एक पाठशाला। संस्कृत मस्ती की पाठशाला नहीं थी, ये संस्कृत पाठशाला थी। अजमेर के अंदर आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने एक पाठशाला का निर्माण किया और उस पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। इस पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। इस पाठशाला का निर्माण तो करवा दिया विग्रहराज चतुर्थ ने, लेकिन मेरे साथियों आगे चलते चलते एक बड़ी ही ट्रेजेडी होती है, खतरनाक वाली। 1194 के अंदर 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, गजनी सुल्तानी ने ले जाता है और उसके बाद में यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसे तुड़वाकर इस पाठशाला को मतलब तुड़वा दिया, एक तरीके से आप तुड़वाकर कह सकते हो, तुड़वाकर 1194 से लेकर 1197 तक यानी 2.5 से 3 साल इन्हें लगे थे। तब यहां पर इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर एक मस्जिद बना दी थी। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, आपको बता दूं। और इन्होंने मस्जिद का निर्माण करवा दिया और उस मस्जिद को कहा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब क्या है, कुछ ज्ञानी महात्मा कहते हैं कि यहां पर यह 2.5 दिन में बनाया गया था। 2.5 दिन में किसी का बाप भी नहीं बना सकता। 16 बड़े बड़े इतने खतरनाक पिलर है, एक पिलर को सेट करने में 10 दिन लग सकते, इतना बड़ा खतरनाक पिलर है। यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा जो आप देख रहे हो, 16 पिलरों पे मात्र ये स्थापित है, 16 पिलर पे टिका हुआ है। ठीक, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, ये हमारे राजस्थान की पहली मस्जिद। इससे पहले राजस्थान में कभी कोई मस्जिद नहीं थी, कभी भी। अब इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों बोलते हैं? यहां पर एक संत पूजे गए जिनका नाम था संत पंजाब शाह। संत पंजाब शाह की याद में, याद रखने वाली बात, संत पंजाब शाह की याद में 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। उर्स मेले को बोलते हैं, उर्स यानी मेला। यहां पर 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इसी कारण इसी को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, जबकि ये 2.5 दिन में निर्माण नहीं हुआ। और एक गजब की बात यह है कि दोस्तों, जिस नाटक की रचना की थी विग्रहराज ने या बिसल देव ने, कौन से नाटक की रचना की थी? टिप्पणी करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ। बिसल देव ने हरिकेली नाटक की रचना की थी ना, उस हरिकेली नाटक की 75 पंक्तियां आज भी यहाँ झोंपड़े के अंदर अवशेष मिलते हैं। इससे पता चलता है कि इन मोमडेन्स एम्परर्स ने, इन मुस्लिम शासकों ने सिवाय हमारी राजस्थान की संपत्ति को डिस्ट्रॉय करने के सिवाय कुछ नहीं किया। इन्होंने हरिकेली नाटक की पंक्तियां आज भी यहाँ देखने को मिलती है। पंक्तियां जिस प्रकार आपको पता है आज नए नए मुद्दे कुतुब मीनार को लेकर आ रहे कि विष्णु मंदिर था, यहाँ पर बिल्कुल था, पता चलता है। ज्ञानवापी मस्जिद पे जाके मिलता है, वहां पर मुद्दा मिलता है शिव जी का मंदिर था या जो भी था, नंदी की मूर्ति निकल गई। तो अभी ये तो सरेआम पड़ा है, सरेआम ही, मतलब यहाँ पर तो हक जताने का जैसा मुद्दा कब पता नहीं कब क्या बन जाए, कुछ पता नहीं चले। राम करे ऐसा कुछ ना हो, भगवान करे, लेकिन फिर भी ये तो कभी भी दिमाग पे लोड देने वाली बात है। ये तो कभी भी आज भी विरोध हो सकता है। मैं इसके अंदर यहाँ पर ये हरिकेली नाटक की पंक्तियां मिल रही है, हमारी संपत्ति थी तोड़ के तुमने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, वो कर दिया। तो देखो इन मुस्लिम शासकों ने ये स्वीकार, किताबें कर रही है, सब चीज स्वीकार की जा रही है और एकदम सत्यता है इस बात के अंदर कि साथियों ये बिल्कुल सत्य बात है, डिस्ट्रॉय किया है इन लोगों ने। तो हरिकेली नाटक की जो हमें रचना मिलती है वो आपकी 2.5 दिन के झोंपड़े में हमें प्राप्त होती है। बिसल देव के बारे में बड़ी बड़ी बातें इतनी मिलती है, लेकिन एक और है, स्टेटमेंट दे रहे हैं। किलहॉर्न करके एक व्यक्ति है, किलहॉर्न। किलहॉर्न एक विद्वान में गिने जाते हैं। किलहॉर्न इतिहास लिखते हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिए। किलहॉर्न कहते हैं, किलहॉर्न की स्टेटमेंट बड़ी शानदार है। इन्होंने कहा कि पूरे राजपूताने में विग्रहराज जैसा हिंदू प्रतापी शासक नहीं हुआ। एक तो ये इनकी बड़ाई कर रहे हैं, तथा विग्रहराज की तुलना 2 व्यक्तियों से की जा रही है। एक तो कालिदास के साथ की जा रही है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम वाला सुना नाम। एक है
विभूति भी बोल देते हैं, भवभूति सही नाम है, कई विभूति बोलते हैं, भवभूति एकदम सही नाम है। इन दोनों के साथ तुलना करते हैं। किस व्यक्ति के अनुसार विग्रहराज को भवभूति व कालिदास के साथ तुलना इनकी की जाती है? तो विग्रहराज चतुर्थ के साथ में इस प्रकार से तुलना आपस में इनकी की जाती है। तो ये बहुत ही शानदार वाली बात है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में दोस्तों ऑलमोस्ट बातें जो है हमने पूरी कर ली है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में ऐसा बताया जाता है, एक बार थोड़ी सत्ता थोड़ी डगमगा जाती है। इनका बेटा अपरांग्य एक बार कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आता है, और अपरांग्य के बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान द्वितीय यहाँ पर आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी उनके बारे में उल्लेख नहीं कर रही है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में एक ही जानकारी मिलती है खास रूप से, क्या कि उनकी एक रानी थी सिहावा देवी, जो रूठ के चली गई थी। मेनाल में उनका रूठी रानी का महल बना हुआ है, ठीक है, आए चले गए, 2-3 साल राज किया। फिर इनके बाद में 1166 के समथिंग बताया जाता है सोमेश्वर चौहान को गद्दी पर बिठाया जाता है। सोमेश्वर चौहान भी अपने आप में एक होनहार प्रतापी शासक थे, पर सोमेश्वर चौहान की एनसीईआरटी नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में से एक है। सोमेश्वर चौहान जो लाडलों थे, इनके शासनकाल में 1170 में एक शिलालेख की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख जो है चौहानों के बारे में अच्छी जानकारी हमें कलेक्ट करके देता है। वंशावली की जानकारी मिलती है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे मिलता है कि सांबर झील का निर्माण वैसे समुद्र का अवशेष है, उस झील का किनारा जो बनवाया था वासुदेव ने बनाया, इससे पता चलता है। और इस चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हैं, ये भी हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, सोमेश्वर चौहान की काल की ये बात है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। एक बड़ा पार्ट स्किप करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मेरा सीक्वेंस और पैटर्न जो तरीका है वो केवल एनसीईआरटी पे चल रहा है। दोस्तों चौहान में कभी ऐसे नहीं पढ़ाता, इतना सीरियस चौहान मैंने जिंदगी में कभी आज तक नहीं पढ़ाया। चौहान जब चलते हैं ना क्लास में, विद्यार्थियों के हंस के पेट दर्द होने लग जाते हैं। चौहान दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौहान जितना इंटरेस्टिंग कोई पार्टी नहीं है इतिहास के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से आउट ऑफ सिलेबस हट के बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर वही बात कर सकता हूँ जिनका उल्लेख एनसीईआरटी में मिलता है, और उसी सीक्वेंस को मैं तोड़ नहीं सकता। वही सीक्वेंस, वही बात, वही फैक्ट मुझे यहाँ रखने होंगे। चलिए आगे देखिए। अगले शासक हमारे जो हैं अजमेर के चौहानों के अंतिम शासक है, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखने वाली बात है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 4 बांस 24 गज 8 उंगुल प्रमाण, कहाँ ऊपर बैठा सुल्तान तुम्हारा मती चुके रे चौहान। दोस्तों 26 साल की उम्र में प्राण त्याग देते हैं, 26 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। वास्तव में ऐसा क्या हुआ था, और इतनी कम उम्र में 1166 में तो इनका जन्म होता है। 11 वर्ष की आयु में दोस्तों ये राजगद्दी पर बैठते हैं। पहली बात, यानी इनका जो साम्राज्य था एनसीईआरटी कह रही है शाकंभरी नाम बताया जाता है। शाकंभरी की सत्ता पर 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे। 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी इन्होंने धारण की थी, और ये अब 11 वर्ष की आयु जब इनकी 1177 के अंदर है, तो सीधा सा पता चलता है कि साहब ये तो मात्र 11 साल का ही तो हुआ ना इस टाइम में, तो 1166 में जन्म माना जाएगा। इनकी छोटी सी आयु के अंदर इस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार, मतलब दोस्तों इन्होंने अपना कार्य तकड़ा करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया है इसमें, एनसीईआरटी में बिल्कुल शॉर्ट, थोड़ा बहुत ही नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है। मैं थोड़ा बहुत तो बता देता हूं, जरूरी है। जैसे इनके प्रधानमंत्री की बात की जाए, इनके प्रधानमंत्री केम्बास हुआ करते थे, याद रखने वाली बात है। इनकी माता थी, याद रखना है, इनकी माता थी जिसका नाम था कर्पूरी देवी। प्रारंभिक सारा शासन जो था, सारे देख रेख इनकी माता ने किया था, और केम्बास ने बराबर योगदान दिया था। और इनके साथ साथ कहते हैं इनके दरबार में कवि थे और भविष्यवाणी करने का काम करते थे। उनका नाम था चंद्रबरदाई, या चंद्रबरदाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। चंद्रबरदाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी में से एक था। राजा बनते ही थोड़े टाइम बाद में व्यक्ति जी, हमारे भाई साहब जी तो बहुत तगड़े तगड़े काम करने लग गए, परिचय देने लग गए कि भाई साहब मैं बहुत तगड़ा आदमी हूं, तुम्हारी फूंक निकाल दूंगा एक एक। देखो आगे क्या होता है। हुआ क्या,
एक नदी है उत्तर भारत में जिसका नाम है सतलज नदी। उत्तर भारत की दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। मैप दिख रहा है ना आपको अच्छी तरह से। उत्तर भारत की एक नदी है लाडलों, आती है मानसरोवर के पास से और इस प्रकार पाकिस्तान को चली जाती है, पंजाब में इस प्रकार से बहती हुई। जो नदी आप देख रहे हैं इस नदी का नाम है सतलज नदी। इस नदी को जो आप देख रहे हैं इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी के आसपास एक जाति रहती थी दोस्तों, उस जाति का नाम था बडानक। इन बडानकों ने मौका देखकर राजस्थान में जहां पर अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र के आसपास अटैक करने शुरू कर दिए। इस बात का पता चला हमारे पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को मैं लिखूंगा पीसी थर्ड, मैं पीसी लिख देता हूं पृथ्वीराज चौहान। जैसे ही हमारे पीसी भाई साहब को पता चला कि बडानक यहां पर आ रहे हैं तो साहब ये बात है 1182 की। इसी 1182 में बडानकों का इसने कर दिया दमन, तकड़े वाला दमन किया। बडानक भागे मैदान छोड़ के, भयंकर तरीके से भागे। अब ये जैसे ही उत्तर भारत में ये जैसे लौट के से आ रहे थे तभी मुजफ्फरनगर के पास में इधर से होते हुए आ रहे थे, वापस सेना लौट के आ रही थी। तो एक जगह पड़ती है दोस्तों यहां पर जिसका नाम है महोबा। इस महोबा का एक शासक था जिसका नाम था परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल को लगा ये सेना किसकी जा रही है, बोले पृथ्वीराज की, ले लियो पंगे, देखी जाएगी, ठोक देते हैं सेना को। परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उद्दल। आला और उद्दल ये परमार्दी देव चंदेल के दोस्तों ये सेनापति थे, वफादार सैनिक थे। इन्होंने टीम बनाकर हमारी चौहान की सेना पे अटैक कर दिया। एक बार तो क्या है कि भागी हमारी सेना, न तुम्हारी न जीती, भागी। पृथ्वीराज को आके कहा कि यार ऐसे हुआ हमारे साथ, तो हमारे तो बाठे बुठे मारे, युद्ध तो हमने चाहा नहीं, वरना युद्ध को टाल नहीं सकता था, बहुत खतरनाक युद्ध हो जाता और भयंकर वाला काम हो जाता। पृथ्वीराज ने कहा यह बात, चलो तो फिर वीरता का परिचय दो, दिखा दो इनको भी कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो फिर दोस्तों 1182 में ही महोबा का युद्ध हुआ। इसी 1182 में ही महोबा का युद्ध हुआ। उस महोबा के युद्ध के अंदर क्या हुए, आला उद्दल मारे गए और परमार्दी देव चंदेल पराजित हो गया, ये भी मारा गया। और ऐसे करके 1182 में चारों तरफ यहां पर भयंकर तरीके से अपनी वीरता का परिचय दे दिया। और कहते हैं कि थोड़ा समय ऐसा आया, थोड़े समय बाद एक जगह पड़ती है उत्तर भारत में जिसका नाम है कन्नौज। एक जगह मेरे साथियों उत्तर भारत के अंदर यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज का उस टाइम शासक था जिसका नाम था जयचंद गहेड़वाल। जयचंद गहेड़वाल ने उस टाइम एक गलती हो गई, क्या कि इधर अपना पृथ्वीराज चौहान, अब इनके बारे में बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान ने अड़ते बिड़ते ही मतलब इस तरह से बंडानकों को ठोक दिया है, बंडानकों के साथ साथ में महोबा के शासकों को पराजित कर दिया। इसकी वीरता के किस्से हर कहीं चलते रहते थे। बोला इतनी कम उम्र में इतने तकड़े तकड़े काम करता है आदमी, यंग आदमी है पूरा। अब क्या हुआ कि जयचंद गहेड़वाल की बेटी थी जिसका नाम था स्योंगिता। स्योंगिता के सामने जैसे ही इसकी बहादुरी के किस्से आते तो स्योंगिता इसके बारे में सोचती, वाह बहादुर हो तो ऐसा एक मेरा बाप है जो सोचता रहता है, नेगेटिव बैठा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं। देखो दम तो ठीक है, सेना भी इसके पास बढ़िया 40,000 सैनिक थे, मतलब दम तो ठीक है, लेकिन एक मेरा बापू और एक ये यंग योद्धा लोग इनके बारे में बड़ी बड़ाई करते थे। बोला यार राजा पृथ्वीराज, अब भाई हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना, आप सोचना कभी, मतलब किसी के बारे में 4 बार सोचना। आपकी मम्मी के बारे में सोचना, मेरी मम्मी बहुत बढ़िया है, मेरी मम्मी बहुत बढ़िया, आपको आपकी मम्मी बहुत बढ़िया लगने लग जाएगी। आप सोचोगे यार मेरी मम्मी तो दुनिया की सबसे गंदी मम्मी है, ये मेरा भाई तो इतना बेकार है। आप उसके बारे में 5 बार सोचोगे ना तो आपके दिमाग में उसके बारे में नेगेटिविटी बन जाएगी, नेगेटिव ख्याल आएंगे। और आप किसी के बारे में हद से ज़्यादा सोचोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा ही होता है।
हाँ, आधा भारत इसी का शिकार है। आप किसी को देख रहे हो, मान लो आपने किसी को देखा, आपने किसी प्रकार का मूवमेंट देखा, आपके पास में कोई है, इधर कोई है, आप उसको 2 घंटे 1 घंटे लगातार देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो श्योर पक्का आपके दिमाग में उसके प्रति कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो जाएगी। वही ये संयोगिता सोई सोई सारा दिन उसके बारे में सोच रही, पृथ्वीराज वीर है, पृथ्वीराज वीर है, वो वीर ने कर दिया काम, वीर दिमाग में जच गया। अब इस बात का पता चला, दोनों के बीच में पत्र, प्रेम प्रसंग का पत्र चल गया, आपस में पत्र पुत्र भेजे, बोले हम आपको स्नेह करते हैं, बोले हम करते तो नहीं है, कर लेंगे कोई बात नहीं, जब आप इतने दिल से कर रहे हो तो हम भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है, आप तो करो, टेंशन मत लो। लेकिन क्या जयचंद ने गलतियां कर दी, स्वयंवर रख दिया और बीच में पृथ्वीराज को बुलाया नहीं, पृथ्वीराज की मूर्ति मार्ति बना के दरबार पे लगा दी, ये भी स्वयंवर में यही हुआ, संगीता ने माड़ा उस मूर्ति डाल दी लागे, और विश्वास था, कहते हैं ना प्रेम की जीत होती है, प्यार सच्चा था। पृथ्वीराज जी घोड़ा गाड़ा ले गए आगे, सेना लेके बोला हाँ कर दूंगा, ये कर दूंगा, और उस भरे सभा में से संगीता को उठा के ले गई। जयचंद गैडवाल की थू था होगी, बेइज्जती होगी, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई के अंदर जयचंद गैडवाल की फूंक निकाल दी, यानी ये क्या हो गया, परास्त हो गया, बस पृथ्वीराज जीत गया। इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज प्रभावी राजा था। ये दोनों आपस में मोशेरे भाई थे, हालांकि रिलेशन गलत हुआ है, अपनी भतीजी के साथ शादी कर ली है, लेकिन साहब प्यार अंधा होता है, प्यार की आंख नहीं होती, पता नहीं कब किससे हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खतरनाक काम हो जाता है। समझ में आ गई ना बात। अब दोस्तों इधर महमूद गजनवी बार बार पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। महमूद गजनवी से जयचंद गहड़वाल भी मिल जाएगा और साथियों एक युद्ध को चुनौती देगा। दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तराइन। उस तराइन के मैदान में लाडलों, तुम आपको 2 अलग अलग युद्ध बताता हूं, आप देखते रहना। यहाँ हरियाणा के अंदर दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तराइन। इधर से दोस्तों गजनी से एक शासक आ रहा है लड़ने के लिए, लुटेरा आ रहा है, लुटेरा यहाँ का डॉन बनता है जिसका नाम है मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी, या इसको डायरेक्ट मोहम्मद गोरी बोल दो, गोरी लुगाई मत समझ लेना, गोरा है आदमी है वैसे ही है। इधर से आपको पता है दोस्तों पृथ्वीराज खुद नहीं जाते हैं, पृथ्वीराज की सेना जाती है। ये युद्ध होता है तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, पहला युद्ध है, और पहले युद्ध के अंदर इस मोहम्मद गोरी की पराजय होती है, इसको हारना पड़ता है और इसको बुरी तरह से बंदी बना के ठोका जाता है, लाल कर देते हैं कूट कूट के इसके बढ़िया तरीके से, और उसके बाद इसको माफ करके छोड़ दिया जाता है। गोरी को गोरा से लाल करके वापस भेज देते हैं, ना चल दोबारा गलती मत करना। लेकिन दोस्तों ये टिकने वाला नहीं है, टिका नहीं, दोबारा पंगा लिया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, मैदान भी वही था, और तराइन का युद्ध हुआ दोस्तों, अगली बार मैदान तो वही था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जिसकी आप बात कर रहे हो दोस्तों, चाल कपट करता है, चाल कपट करके जयचंद गहड़वाल भी साथ में था, और कई तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ पर एक घपला करते हुए और इसने धोखाधड़ी करते हुए, और इस प्रकार तराइन के दूसरे युद्ध में इसने जीत हासिल की थी और बंदी बनाकर ले गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपने साथ गजनी ले गया था, और आखिरकार आपको पता हो तो दोस्तों बहुत भयंकर नुकसान हो जाता है, और पृथ्वीराज चौहान की आंखें जो है फोड़ दी जाती है, अंधा करवा के इनको मार दिया जाता है। और फिर चंद्रप्रदायी भी साथ में थे वहां पर। तब कहते हैं शब्द भेदी बाण जो था, मोहम्मद गोरी सामने था, बोला कि एक मौका दिया जाएगा आपको, 7 तीर दी जाएगी, 7 तीर है, 7 वार करने हैं। बोले 7 वार में मेरे को मार के दिखा दे रही है, और वो शर्त लग जाती है। पृथ्वीराज भी बोले हम योद्धा हैं, राजपूत योद्धा हैं, शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, दम है तो एक पे सौदा कर, एक ही वार करेंगे, या तो वार या पार हो जाएगी। कहते हैं शब्द भेदी बाण का बहुत तकड़ा ज्ञान था, इनको बहुत तकड़ा ज्ञान था। और पृथ्वीराज चौहान ने कहते हैं कि तीर मारी मोहम्मद गोरी को, तीर मारती मोहम्मद गोरी जीव निकल गई बार, और इस प्रकार से धोखाधड़ी से वहाँ के महमूद गजनवी के ये गजनी वाले जितने भी सरदार थे उन्होंने तीर तूर से हमला कर दिया, और पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। खैर चौहान कभी कमजोर नहीं थे। कहते हैं कि इन चौहानों का कुछ नहीं बिगड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, इन चौहानों का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, इन चौहानों को बर्बाद किया है इन्हीं के गद्दारों ने। चाहे वो जालोर का इतिहास हो, चाहे वो रणथंबोर का इतिहास हो,
और चाहे वो अजमेर का इतिहास हो, हर सत्ता में हर जगह नुकसान हुआ है। इन चौहानों को विश्वासघात से पराजित किया गया है और विश्वासघात कर करके इनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। इसी क्रम में आप दोस्तों रणथंभौर का इतिहास पढ़ोगे तो भी आपको मैं यही बात वहाँ पर दिखाऊंगा कि इनके साथ विश्वासघात होता है। जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ भी इनके साथ में विश्वासघात होता है।